नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन एवं उनके यौगिक। इस लेसन की ये अपनी लास्ट क्लास है और अपना टॉपिक है साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। साबुन से हम लोग स्नान करते हैं, तरह तरह पर अलग अलग प्रकार का अपना साबुन आता है, अलग अलग प्रकार का आपका अपमार्जक आता है। आप जानते होंगे साबुन और अपमार्जक दोनों एक ही होते हैं, लेकिन दोनों की विशेषता थोड़ी अलग अलग होती है। जैसे साबुन होता है वो मृदु जल के साथ अभिक्रिया करता है, अपमार्जक होता है वो अपना मृदु और कठोर दोनों जल के साथ क्रिया करता है। साबुन को लगभग हम लोग नहाने के रूप में काम में लेते हैं, वो अपमार्जक होता है नहाने और कपड़े धोने, घर की साफ सफाई करने के लिए हम लोग काम में लेते हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा साबुन और अपमार्जक के। उसके बाद में साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, जो आप एक मिसेल की बात करते हो, मिसेल का निर्माण किस प्रकार होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो आज का अपना टॉपिक है साबुन और अपमार्जक। टॉपिक है अपना साबुन और अपमार्जक। तो देखो पहले हम देख लेते हैं साबुन की परिभाषा क्या है। साबुन की आप भाषा क्या लिखोगे, परिभाषा। तो परिभाषा आपको क्या लिखनी है, साबुन की परिभाषा हो जाएगी उच्च वसा अम्ल। वसा अम्ल का भी मैं आपको फॉर्मूला लगा दूंगा। आपको क्या करना है कि साबुन होती है उच्च वसा अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, और उनका आप लोग यदि जल अपघटन करवाते हो, जल अपघटन कराओगे तो आपको साबुन प्राप्त होगी। यही प्रक्रिया आपकी साबुनीकरण कहलाती है। आपको भाषा क्या लेनी है, भाषा लेनी है उच्च वर्षा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। इसका मतलब हो गया यदि आपको पूछ लें कि साबुन के अंदर कौन से दो लवण होते हैं, एक तो सोडियम के लवण हो सकता है, पोटेशियम के लवण हो सकता है। पोटेशियम लवणों द्वारा निर्मित जो साबुन होता है वो जैसे शैम्पू होता है, ये शैम्पू जितने जितने भी होते हैं, और हम लोग देखते हैं सेविंग में जो सेविंग क्रीम होती है वो आपके पोटेशियम के लवण होती है। नहाने के लिए जो साबुन बनी होती है जैसे अलग अलग प्रकार की होती है, लक्स होती है, लाइफ बॉय होती है, वो अपनी सोडियम के लवण होता है। जो शैम्पू और जैसे फेस पर क्रीम लगाते हैं, अलग अलग प्रकार की सेविंग क्रीम होती है, वो उसमें कौन से लवण होते हैं, आपके पोटेशियम लवण। तो आपको पूछे वर्षा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण आपके क्या होते हैं, साबुन होते हैं। और इसमें उदाहरण आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, सोडियम स्टेरेट और पोटेशियम पामिटेट, ये एग्जांपल है किसके हैं, साबुन के। यदि इनकी फॉर्मूलों की बात करें तो इनका आपको मैं बता देता हूं कि साबुन में कार्बन परमाणु की बड़ी श्रृंखला होती है, लंबी श्रृंखला होती है। लगभग कार्बन परमाणु संख्या 12 से लेकर कितनी होती है, 18 होती है। तो हम बात कर लेते हैं सोडियम स्टेरेट। इसका फॉर्मूला क्या होगा इस साबुन का, इसका फॉर्मूला होता है C17H35 COO Na। सोडियम है तो ये अपना Na जोड़ दिया हम लोग। यहाँ पर आपके कार्बन परमाणु का मैंने बता दिया कि कम से कम कार्बन परमाणु संख्या 12 से लेकर कितनी होती है, 18 होती है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C17H35 COO Na। पोटेशियम पामिटेट की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अपना, फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूँ मैं, इसका यही लिख देता हूँ। देखो इसका फॉर्मूला है, इधर लिख देता हूँ C16H32 COO। अब पोटेशियम है, पोटेशियम का प्रतीक आपको पता है क्या होता है, K होता है। ये इसका फॉर्मूला किसका, ये फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला है आपका पोटेशियम पामिटेट का। आपको साबुन क्या होता है, आपसे कोई पूछ ले साबुन क्या होते हैं, उच्च वर्षा अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण आपके क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में दे रखे हैं आपका सोडियम स्टेरेट है, जिसका फॉर्मूला होता है C17H35 COO Na। को सोडियम हो गया, स्टेरेट का फॉर्मूला हो गया C17H35 COO। और बात करते हैं इसकी पामिटेट की, पामिटेट का फॉर्मूला इतना हो जाएगा C16H32 COO, और K है वो आपका हो गया पोटेशियम। यदि आप सोडियम लिखना चाहते हो यहाँ पर लवण, आप सोडियम भी जोड़ सकते हैं, सोडियम जोड़ोगे Na हो जाएगा। इधर आप यदि पोटेशियम स्टेरेट करना चाहते हो तो यहाँ पर K जोड़ दोगे पीछे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका फॉर्मूला है। साबुन क्या होते हैं, साबुन आपके उच्च वर्षा अम्ल के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। इसके बाद में इसको बनाया कैसे जाता है, यह तेल में वर्षा को क्या करते हैं हम लोग, सार द्वारा, मतलब कोई भी सार होता है, हो सकता है वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो सोडियम लवण के अपने साबुन बनेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा तो पोटेशियम लवण के अपने साबुन बनेंगे। सार द्वारा जल अपघटित करके बनाए जाते हैं और इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया मतलब क्या करते हैं कि जितने भी आपके वर्षा अम्ल होते हैं उन वर्षा अम्लों की अभिक्रिया सार के साथ उसका जल अपघटन करवाया जाता है। जल अपघटन करवा के साबुन का निर्माण करवाया जाता है। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण। मैं आपको अभी समीकरण के द्वारा, भाषा के द्वारा किस प्रकार ये समीकरण आपकी होती है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो जैसे कोई वर्षा अम्ल ले लेते हैं जिसका फॉर्मूला जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखो CH2
R एक एल्किल समूह है। इसका मतलब हो गया इस प्रकार की काफी लंबी श्रृंखला है जहाँ कम से जिसमें कार्बन परमाणु संख्या कम से कम 12 से लेकर 18 है। पहले बता देता हूँ, क्योंकि साबुन में वर्षा अम्लों में साबुन का निर्माण होगा, साबुन में कार्बन की 12 से लेकर 18 तक लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला होती है। इसके बाद नीचे ले लेते हैं CH3COOR, इसके नीचे हो जाएगा अपना CH2COO। और आप सोचोगे सर यहाँ ऊपर CH2 ले रखा है, यहाँ सिर्फ आपका क्या ले रखा है, CH ले रखा है। उसका कारण ये है कि कार्बन की संयोजकता 4 ही होती है, 4 बंध बना सकते हैं। जैसे ये 1 2 3 एक हाइड्रोजन इधर बनाएगा तो 4 बंध हो जाएंगे। इसकी अभिक्रिया मान लो मैं आपको इन समय बता रहा हूँ NaOH के साथ। आपको यदि सोडियम लवण की साबुन बनानी है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया करवानी पड़ेगी। ये लो NaOH, NaOH के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, जल अपघटन करा देते हैं। जल अपघटन मतलब H+ से OH-, जल अपघटन H2 को तोड़ देते हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ, यदि आप इस अणु को तोड़ोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को, Na के ऊपर प्लस आएगा, OH के ऊपर क्या आएगा अपना माइनस आएगा। इसको तोड़ोगे तो इसको आपको यहां से तोड़ना है। इसके इस समूह के ऊपर प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर अपना क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। आपको पता है प्लस वाला जाएगा माइनस वाले के पास, माइनस वाला जाएगा प्लस वालों के साथ। अब देखो यहां से हम लोग तोड़ रहे हैं तो आपको पता है कि इसमें 3 समूह हैं और अब 3 समूह OH जाकर इनके साथ जुड़ेंगे तो आपको पता है कि इसके इन समूह की परमाणु की संख्या पे अपने को कम से कम 3 लेनी पड़ेगी। आप समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पर कितने NH लेने पड़ेंगे 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो फॉर्मूला बनेगा उसी के अनुसार देखो आपके यहाँ पर 3 N है तो एक इसके साथ जुड़ जाएगा, दूसरा इसके साथ, तीसरे इसके साथ प्लस वाला। 3 माइनस के हैं तो 3 प्लस के भी होने चाहिए, ये 3 प्लस के तो 3 माइनस के भी होने चाहिए। आगे जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो होगा देखो CH2, ये हो गया CH और CH2। 3 में आपका प्लस वाले में कौन सा जुड़ेगा, माइनस वाला जाके जुड़ेगा तो आगे जाके हो जाएगा, इधर हो जाएगा अपना OH और OH। इस ये फॉर्मूला होता है अपना गिल्स-रोल का। गिल्स-रोल है जिसका उपयोग पारदर्शी साबुन, गिल्सरीन बोल सकते हैं, गिल्स-रोल बोल सकते हैं, जिसका उपयोग पारदर्शी साबुन बनाने में किया जाता है। इसके साथ में क्या बनेगा, इसके साथ देखो आपके R कितने हैं, R आपके 3 हैं तो सारे 3 है। देखो इसमें 3 है, ये देखो Na भी आपके 3, एक इधर जुड़ेगा 2 3 Na हो गए, 3 R 3 COO है। तो मैं पहले आगे 3 लिख देता हूँ, 3 3 R 3 है, 1 2 3 संतुलित कर रखा है हमने। COO कितने 3 है तो अब देखो एक लिखना COO कितने, एक 3 बार लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 3 से गुणा कर दिया 3R COO और Na जोड़ दो, ये आपका हो गया Na। तो ये आपका हो गया साबुन, ये हो गया आपका साबुन। अब साबुन भी कौन सा साबुन बना है, ये आपका बना है साबुन सोडियम युक्त, सोडियम लवण युक्त साबुन है जिसका उपयोग हम लोग नहाने वाले साबुन के रूप में, जैसे लाइफबॉय है, लक्स है, ये उस प्रकार की साबुन के रूप में करते हैं। गिल्स-रोल पेरिस नाम आपने टीवी में ऐड देखा होगा, गिल्स-रोल जिसका उपयोग पारदर्शी साबुन बनाने में किया जाता है। तो ये आपकी अभिक्रिया इस प्रकार होगी, देख सकते हो आप, ये है आपका उच्च वर्षा अम्ल। ये आपको क्या है, उच्च वर्षा अम्ल जिसमें कार्बन परमाणु संख्या 12 से कितनी होती है 18। उच्च वर्षा अम्ल की अभिक्रिया हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ इसका जल अपघटन करवाते हैं, जल के अंदर इनको घोलते हैं। एक तो आपका गिल्स-रोल का निर्माण होता है, एक साबुन का निर्माण होता है। अब देखो आप सोचोगे कि सर यहाँ Na लेना चाहते हैं, यहाँ आप इसकी जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं। KOH इसका तोड़ेंगे 3 ले लेंगे भाई, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। अब इस स्थिति में ये आपका 3RCOOK बन जाएगा और OH सेम गिल्स-रोल बनेगा। इस स्थिति में ये लवण बने, ये साबुन बने हुए सोडियम लवण के साबुन है, जबकि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो आपका कौन सा बनेगा, पोटेशियम लवण के साबुन बन जाएगी। ये आपका साबुन है तो साबुन पूछ ले, उच्च वर्षा अम्ल के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, जिसका निर्माण कैसे होता है आप बता सकते हैं कि वर्षा अम्ल का सोडियम क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन करके साबुन तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। ये आपकी इसकी समीकरण है जो मैं आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपमार्जक से, उतारना चाहते हो दोनों समीकरण उतार सकते हो। यहाँ NaOH लिख के ये समीकरण उतार लो, KH लिख के यहाँ पर सिर्फ K लिखना और बाकी अपना सेम है। सोडियम लवण युक्त जो आपके साबुन है भाई, सोडियम लवण के अपने साबुन है ये, और K लोगे तो आपको पोटेशियम लवण के क्या हो जाएंगे, साबुन हो जाएंगे। इसके बाद मिला अपना अपमार्जक साबुन के बारे में हमने देख लिया। अपमार्जक की बात कर लेते हैं।
अपमार्जक है। अपमार्जक वैसे साबुन ही होते हैं, लेकिन आपको पता होगा, देखो इसकी मैंने भाषा क्या लिखी थी, साबुन के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थों पदार्थों को क्या कहते हैं, अपना अपमार्जक कहते हैं। क्या कहते हैं, सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। सिर्फ मैंने इसकी भाषा लिखी है, मैंने आपको बता दिया साबुन और अपमार्जक एक ही होते हैं। साबुन होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, जबकि ये आपके सल्फेट या सल्फोनेट के लवण होते हैं। ये सल्फेट या किसके होते हैं, सल्फोनेट ये होते हैं आपके। वो साबुन होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, उस अम्ल के। ये होते हैं आपके सल्फेट और सल्फोनेट के लवण होते हैं, जिसका फॉर्मूला भी मैंने लिख रखा है। अपमार्जक क्या होते हैं, अपमार्जक सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। अपने घर में साफ सफाई के लिए, कपड़ों की साफ सफाई के लिए जो पदार्थ आप काम में लेते हो, उन पदार्थों को अपमार्जक कहते हैं। उन पदार्थों को क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। जो प्राय किसके बने होते हैं, ये भी आपको पता होना। सल्फेट का फॉर्मूला आपको पता है, SO4 होता है। ये सल्फेट के लवण हो सकते हैं। सल्फोनेट का अपना हो जाएगा SO3, और इसमें साथ में क्या हो गया, Na। भाई सोडियम के लवण होंगे, लेकिन इसमें आपके होंगे सल्फोनेट, सोडियम के लवण, पोटेशियम सल्फोनेट हो जाएगा आपका। उसी प्रकार सल्फेट और सल्फोनेट के ग्रुप द्वारा बने होते हैं। आपको साबुन और अपमार्जक में फर्क है, वो आपके सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं वसा अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, और ये आपके होते हैं सल्फेट और सल्फोनेट के ग्रुप के बने होते हैं। अपमार्जक होता है क्या है, घर की साफ सफाई करने के लिए जो आप पदार्थ काम लेते हो उसे अपमार्जक कहते हैं। अब हम बात करते हैं साबुन और अपमार्जक में अंतर की। तो इसमें आपको हो सकता है थोड़ा कम दिखाई दे, लेकिन मैं आपको सारे बोल के बता रहा हूँ और फिर उसके बारे में बता देता हूँ। अंतर तो आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन तो लगभग आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। तो इसमें अंतर पहला है, आप देख सकते हो कि पहला अंतर आपको दे रखा है, ये वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। भाई हमने साबुन के बारे में बात भी कर दी है कि ये वसा अम्ल के कौन से लवण होते हैं, एक तो आपके सोडियम और उसके साथ में कौन से होते हैं, पोटेशियम लवण होते हैं। वसा अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि ये होते हैं, मैंने इसमें आपको बता दिया, ये सोडियम, ये सल्फोनिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। सल्फोनिक अम्ल का मैंने बता दिया, या तो आपका SO4 होगा या आपका SO3, जैसे सल्फोनेट Na लिखा था हमने। ये सल्फोनिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होंगे, ये होंगे वसा अम्लों के, ये होंगे आपके सल्फोनिक अम्ल के। बस इतना फर्क है, ज्यादा अपना कोई फर्क नहीं इसमें। और दूसरा है अपना, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ मैं आपका, बता दिया पहले। ये आपको हो गया, ये आपके वर्षा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, ये आपके होते हैं सल्फोनिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। दूसरा, इसमें जो आपका समूह होता है, इसमें समूह होगा आपका COONA होगा, और इसमें आपका समूह मैंने बताया भी था। इसमें आपका जो समूह होता है वो आपका समूह होता है SO3Na होता है। सल्फोनिक अम्ल का ये हो गया, ये आपका वर्षा अम्ल का COONA हो गया। अगला है कि ये जो आपका साबुन होता है वो कठोर जल, अम्लीय जल और लवणीय जल में अच्छी तरह कार्य नहीं करता। मैंने बताया था साबुन आपका मृदु जल के साथ अभिक्रिया करता है, जबकि अपमार्जक मृदु और कठोर दोनों जल के साथ क्रिया करता है। चाहे लवणीय हो, चाहे अपना कठोर जल हो, लवण की मात्रा हो, अम्ल की मात्रा हो, अपमार्जक के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कठोर जल के साथ भी करता है, अम्लीय जल के साथ भी करता है, और लवणीय जल के साथ भी क्रिया करता है। सारे जल के साथ, चाहे कठोर हो, चाहे उसके अंदर लवण है, चाहे अम्ल की मात्रा है, सब के साथ अपमार्जक क्रिया करता है, जबकि साबुन क्रिया नहीं करता। आप लोग जिस क्षेत्र में खारा पानी होता है, आप लोग नहाते हो, साबुन आप देखते हो सीधा सा बह जाता है, उसमें झाग उत्पन्न नहीं होते। उसका कारण ये होता है, जिस पानी में साबुन का झाग उत्पन्न नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है साबुन आपका कठोर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। एक वहां पर आप घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का लेना अपमार्जक, वो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की गंदगी छिपी हो, कठोर जल है, फिर भी वो आपके जल में साबुन की तुलना में काफी अधिक मात्रा में आपकी क्रिया करेगा। इसके बाद अगला है, चौथा है इसमें, ये पूर्णतः जैव अपघटनीय है। जैव अपघटनीय का मतलब होता है वह पदार्थ जो जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं। कोई भी पदार्थ प्रकृति में जो जीवों द्वारा अपघटित होता है वो जैव निम्नीकरण पदार्थ होता है। ये जो साबुन होता है, साबुन मतलब कहने मतलब क्या, प्रदूषण नहीं फैलाते, जबकि अपमार्जक प्रदूषण फैलाते हैं। यह आपका इसमें दे रखा है, यह साकित हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला युक्त कुछ अभिकर्मक जैव अनअपघटीय होते हैं। वो आपके जैव अपघटनीय होते हैं, जबकि ये जैव अनअपघटनीय होते हैं। अपघटनीय का मतलब होता है ये साबुन आपका प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, जबकि अपमार्जक प्रदूषण फैलाते हैं, क्योंकि ये साबुन को तो जीवों द्वारा पूर्णतः अपघटित कर दिया जाता है, जबकि अपमार्जक में कुछ हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला ऐसी होती है जिनको अपघटित जीवों द्वारा नहीं किया जा सकता। इसका मतलब अपमार्जक के द्वारा थोड़ा प्रदूषण फैलता है। अगला है
ये ऊनी कपड़ों के साथ अधिक व्यवहारिक नहीं होते। साबुन की बात कर रहे हैं, ऊनी कपड़ों के साथ तो साबुन कैसे व्यवहारिक होगा, जबकि आपका अपमार्जक अधिक व्यवहारिक होते हैं। इसके बाद में साबुन होते हैं वो आपकी त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। ज्यादा साबुन भी लगानी काम की नहीं, क्योंकि वो आपकी त्वचा के लिए हानिकारक होती है, जबकि ये अपमार्जक होता है वो आपकी त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होते। ये आपका 6 अंतर हो गया। दोबारा बता देता हूँ, पहले 6 की बात कर लेते हैं, फिर 2 नीचे और देने का 8 है। आपको तो कम से कम दो अंतर ही बहुत है, 2 नहीं तो 3 याद कर लो, 4 से ज्यादा कहीं नहीं पूछते हैं। एग्जाम्पल में हाईएस्ट आपके 2 अंतर ही पूछते हैं, लेकिन आपको कम से कम 4 याद करना है। मैं आपको कितने बता रहा हूँ, 4 और 4 8 बता रहा हूँ। पहला हो गया साबुन होते हैं और अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। ये आपके सल्फोनिक अम्ल के अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होता है। इसमें जो समूह होता है COO होता है, इसमें आपका SO3 होता है। अगला हो गया, ये कठोर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जबकि अपमार्जक करता है। ये जैव उपघटी नहीं होता साबुन, ये जैव उपघटी होता है, ये अपना नहीं होता। और इसका मतलब ये प्रदूषण है नहीं फैलाता। साबुन अपमार्जक थोड़ा बहुत फैलाता है। ऊनी कपड़ों के लिए व्यवहारिक नहीं होते, जबकि ये व्यवहारिक होते हैं। साबुन होता है वो त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं, जबकि अपमार्जक त्वचा के लिए हानिकारक नहीं होते। अगला देख लेते हैं, सातवां आपका दे रखा है कि यह जल में घुलने में थोड़ा समय लेते हैं, जबकि अपमार्जक होता है वो फिर मतलब कम टाइम में। साबुन होता है वो जल में घुलने में थोड़ा उसमें टाइम लगता है, समय लगता है, जबकि अपमार्जक में समय बहुत कम लगता है। अगला इसका उदाहरण के रूप में मैंने आपको बता दिया। उदाहरण जो इसमें मैंने फॉर्मूला लिखा था सोडियम स्टेरेट, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था C17H35 COO हो गया। इसी प्रकार सोडियम पामिटेट का भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 16 और H32 कर देना। ये आपका सीधा आप लिख सकते हैं सोडियम स्टेरेट, सोडियम में पामिटेट हो गया। इसके बाद में इसमें अपमार्जक में बात करते हैं, सोडियम में लोरिल सल्फेट हो गया, सोडियम में डोडेकिल बेंजीन सल्फोनेट हो गया। कहने का मतलब हो गया ये सल्फोनेट के लवण होते हैं, सल्फोनेट या सल्फेट के लवण होते हैं अपमार्जक, जबकि आपके साबुन होते हैं वो किसके लवण होते हैं, वो आपके वर्ष अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। ये आपके सल्फोनिक अम्ल के लवण होते हैं। ये हो गया आपका साबुन और अपमार्जक में अंतर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी मिसेल की। पहले हम लोग मिसेल की परिभाषा देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए मिसेल की भाषा 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे हम लोग जल में साबुन को डालते हैं या साबुन को जल के अंदर घोलते हैं, कुछ भी मान सकते हो, या जल के अभिक्रिया साबुन के साथ करते हैं, तब अपना मिसेल का निर्माण होता है। ऐसे तो होता नहीं आपका मिसेल का निर्माण। किस प्रकार अपना मिसेल का निर्माण होता है, पहले उसकी भाषा देख लेते हैं। देखो 2 भाषा लिखी है मैंने आपको, जो आपको बढ़िया तरीके से याद होती है वो आप याद कर सकते हो आराम से, जो आपको याद होती है वो याद कर सकते हो। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ पदार्थों की बात की है भाई, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कैसे, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कम सांद्रता पर, उसकी सांद्रता की मात्रा कम होती है, वो सामान्य प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करते हैं। विद्युत अपघट्य मैंने आपको बताया था, जैसे पिछले पार्ट में मैंने पढ़े थे, विद्युत अपघट्य के रूप में पढ़ा था। सांद्रता का मान उनका बहुत कम है, लेकिन वो प्रबल विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करता है। विद्युत अपघट्य मतलब जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। सांद्रता बहुत कम है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कम सांद्रता पर सामान्य प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं, परंतु अधिक सांद्रता पर कणों के सहगुणन के कारण कोलाइड के समान ही गुण प्रदर्शित करते हैं, और जिन्हें सहगुणन कोलाइड कहा जाता है। और इस प्रकार प्राप्त सहगुणन कोलाइड को मिसेल कहते हैं। बात आप समझिए, बात करने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी पदार्थ की हम कम सांद्रता ले तो वो प्रबल विद्युत अपघट्य के रूप में काम करता है, लेकिन उसकी सांद्रता यदि ज्यादा हो जाती है ना, तो वो एक कोलाइड की तरह काम करता है। इसमें आ रखा है देखो, ये सहगुणन के कारण उसकी सांद्रता ज्यादा हो जाती है, वो कोलाइड के समान गुण प्रदर्शित करता है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, सहगुणन कोलाइड कहते हैं। बात जैसे हम यहाँ पर NaCl का विलयन, नमक का विलयन लेते हैं, वो थोड़ी मात्रा में होता है तो वो आपका प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करता है, लेकिन यदि उसकी मात्रा सांद्रता ज्यादा हो जाती है तो विद्युत अपघट्य के कार्य नहीं करके वो किसका कार्य करेगा, वो कोलाइडी, एक प्रकार से गुणन कोलाइडी के रूप में कोलाइडी विलयन हो जाएगा, आपका कोलाइड के समान गुण प्रदर्शित करता है। कोलाइड के बारे में आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आगे हम कोलाइड के बारे में स्पेशल एक क्लास उसमें जिसमें कोलाइड विलयन क्या होता है उसके एग्जाम्पल उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो सहगुणन होता है उन्हें सहगुणन को कोलाइड कहा जाता है, और इस प्रकार उस जो सहगुणन कोलाइड है उसको क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जो आपका यदि आपको पूछे ना कि
मिसेल क्या होता है, से गुणन कोलाइड को मिसेल कहते हैं। से गुणन कोलाइड क्या होता है कि जब आप किसी पदार्थ को कम मात्रा में लेते हो प्रबल विद्युत अपघटन की तरह कार्य करता है, लेकिन उसकी आप सांद्रता थोड़ी अधिक ले लेते हो तो आपको किसकी तरह गुण प्रदर्शित करता है, से गुणन कोलाइड की तरह गुण प्रदर्शित करता है। उसी को अपना क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। ये याद नहीं होती कोई बात नहीं, आपको इसे इजी बता देते हैं। आपको देखो मिसेल का निर्माण है वो साबुन और, ये देखो मिसेल का जो निर्माण है वो साबुन और डिटर्जेंट जैसे पदार्थों द्वारा पानी में घुलने पर होता है। ऐसे तो नहीं होगा आप यदि साबुन को या अपमार्जक को, या अपमार्जक जिसको डिटर्जेंट बोलते हैं, उनको यदि आप पानी में घोलते हो तो किसका निर्माण होता है, मिसेल का। सीधा सा बोल सकते हो, साबुन या डिटर्जेंट को पानी में घुलने पर किसका निर्माण होता है, मिसेल का। किसका होता है, मिसेल का। या ये देख लो, आपको पता है मिसेल किस प्रकार उसकी संरचना होती है। देखो साबुन को जल में डालने पर मिसेल या झाग बनता है। मिसेल इसको झाग बोलते हैं। आप देखते हो ना, आप कपड़े धोते हो तो आपने देखा होगा साबुन के कारण, डिटर्जेंट पाउडर के कारण उस पानी में झाग बन जाते हैं, उस झागों को मिसेल बोलते हैं। उनकी संरचना किस प्रकार होती है वो बताते हैं। देखो क्योंकि साबुन में दो होते हैं, दो मतलब दो क्या क्या होते हैं, एक तो होती है एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ जो कि आपकी जल विरोधी होती है। हमेशा ध्यान रखना, उनके अंदर दो समूह होता है, एक ताबू की हो जाएगी उसकी लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है, वो जल विरोधी होती है। हाइड्रोकार्बन पूंछ क्या होती है, जल विरोधी होती है। और उसका जो ऊपर का सिरा होता है वो जल रागी होता है, जल सनई बोल सकते हैं उसे, जल सनई। ऊपर का जो भाग होता है वो जल सनई होता है। एक तो जल विरोधी होता है, दूसरा आपका जल सनई होता है या जल रागी होता है। मिसेल में या जल में या साबुन में जब बात करते हैं, जब मिसेल का निर्माण होता है तो मिसेल में जो आपके साबुन होते हैं वो साबुन में दो प्रकार की संरचना बनती है। दो प्रकार, एक तो आपकी लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ बनती है, ऐसे लंबी, जैसे मिसेल जैसे यहाँ पर आपके तेल की बूंद है, ऐसे बनाएंगे आपका, ये आपकी ये वाला भाग होगा। जैसे ऐसे बना देता हूँ एक बार थोड़ा सा, जैसे ये तेल की आपकी कोई तेल की बूंद है, ये जो है ना, ये है इसकी एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ बोलते हैं इसे। ये है आपकी लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ जो आपकी होती है जल विरोधी। ये आपकी क्या होती है, जल विरोधी है। ऊपर वाला भाग होता है ये, जैसे Na+ लिख देते हैं, ये आपका होता है ऊपर वाला जो आपका ये भाग है ना, ये इसका जल सनई भाग होता है। कौन सा भाग होता है, जल सनई। एक पूंछ होगी वो आपको जो सीरा होगा वो जल सनई होगा, या जल रागी होगा। जो हाइड्रोकार्बन पूंछ होगी वो जल विरोधी होगी। इसको बता देता हूँ आपको मैं, इसके डायग्राम भी बता देता हूँ आपको, देख लो। ये देखो आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, मिसेल का चित्र आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हो, ये देखो जैसे मिसेल का निर्माण किस प्रकार होता है। ये इसके अंदर जो आपकी होती है, ये आपकी तेल की बूंद है। ये आपकी क्या है, तेल की बूंद। ये हो जाएगी आपकी तेल की बूंद है, ये आपकी तेल की बूंद होगी। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये इस प्रकार एक श्रृंखला बनाई हुई है, ऐसे श्रृंखला बनाई हुई। ये वाला जो भाग है ये देखो जल रागी सिरा है, जल रागी या जल सनई सिरा बोल सकते हैं। दूसरा वाला साबुन का अणु है, और दूसरा वाला ये जल विरोधी सिरा, जो हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है वो जल विरोधी सिरा है। और इसे चारों तरफ ये अपनी इस प्रकार अपनी श्रृंखला, जैसे नॉर्मल आप सीधी सी बना सकते हो। ये आपकी कोई तेल की क्या होगी, तेल की बूंद होगी, उसकी चारों तरफ ऐसे आराम से छोटी सी इस प्रकार आप यदि बोले ना, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा मिसेल निर्माण का नामक के चित्र बनाओ, तो ये लो ऐसे बनाना है आपको। इसमें आप 2-3 जगह Na+, यहाँ लिख दो Na+ है, और Na+ लिख दिया। ये है आपकी, ये आपकी तेल की बूंद है, ये आपकी क्या तेल की बूंद है। और ये ऊपर वाला जो भाग है ये वाला, ये आपका जल सनई या जल रागी है, ये आपका जल रागी है। और ये जो आप ये वाला है भाग, ये आपका जल विरोधी, जो हाइड्रोकार्बन पूंछ है ना, उसको जल विरोधी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, जल विरोधी होता है। ये आपकी जल विरोधी है, दूसरी आपकी जल रागी है। ये आप इसका देख सकते हो। इसका ना मिसेल निर्माण का आपको बोले नामक चित्र बनाओ, तो आपको ये नामक चित्र बनाना है। ये आपका मिसेल का नामक चित्र है, जो ज्यादातर 1 नंबर का पूछता है मिसेल होता है क्या है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। यदि आप इसकी समीकरण लिखना चाहते हो, समीकरण किस प्रकार लिखो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अणु टूटता किस प्रकार है, अणु टूटता आपका इस प्रकार है। इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे आपका जैसे ये फॉर्मूला है RCOON है, ये दे रखा है। आगे जाके आपकी समीकरण किस प्रकार टूटेगी, आगे ऐसे टूटेगी RCOO, इसके ऊपर तो हो जाएगा माइनस, और Na के ऊपर अपना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस प्रकार टूटेगी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C17H35
COONA। इसको तोड़ेंगे तो आपको इस प्रकार टूटेगा C17H35, COO के ऊपर आ जाएगा माइनस और Na के ऊपर अपना क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। विशेष निर्माण की विधि ये होती है। इसमें आपका एक जल विरोधी होता है, जो हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है ये वाला भाग होता है, ये आपका जल विरोधी होता है, ये दूसरा वाला आपका जल रागी होता है या जल सनी होता है। दो ही भाग होते हैं। समीकरण आपकी ये देखो RCOONA, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो जैसे ये हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं ना, जैसे ऐसे ऐसे समूह बना के Na प्लस ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, तो एक ही चीज है। ये समीकरण लिख सकते हो, ये पूरी समीकरण लिख सकते हो, आपकी इच्छा वैसे। ये आपका मिसेल का चित्र हो गया, ये आपकी संरचना होगी। तो ये अपना लेसन हो गया पूरा, जिसमें ये जो वीडियो था इसमें हम लोगों ने साबुन के बारे में पढ़ा, अपमार्ज के बारे में पढ़ा, साबुन और अपमार्ज में अंतर पढ़ा, मिसेल का निर्माण किस प्रकार होता है उसकी समीकरण भी पढ़ी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।